आज का क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईडी करंट पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। बोल रहा है कि जो हमारा ईडी करंट पावर लॉस होता है वो इस चारों ऑप्शन में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ईडी करंट पावर लॉस क्या होता है, चलते देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ईडी करंट पावर लॉस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी तो पता होगा, नहीं तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूँ। वी नो डैट ईडी करंट पावर लॉस को डिनोट करते हैं कैसे? पी हो गया पावर के लिए, ई हो गया ईडी करंट के लिए, ठीक है। तो पी ई इक्वल टू होता है कि बी फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, और यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। इतना वाट्स होता है। ये होता है आपका ईडी करंट पावर लॉस का फॉर्मूला। इसी में आपको वो देखना है कि आप इस चारों ऑप्शन में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से पीई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको किसके दिख रहा है? बी मैक्सिमम दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर है ना। और फ्रीक्वेंसी है और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ही लिखा हुआ है, उस पर स्क्वायर है। तो यहाँ से हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर। यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो हमारा ईडी करंट पावर लॉस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? वो दिख रहा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिख दे तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। कि हमारा जो ईडी करंट पावर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये मैंने आपको फॉर्मूला से दिखाया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन क्या कहना चाहता है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीज 2 टाइम्स। बोलता है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दे, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। द ईडी करंट पावर लॉस इज, तो ईडी करंट पावर लॉस क्या होगा? वाट। ये बताना इस चारों ऑप्शन में। मतलब फ्लक्स के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, पहले कुछ होगा और कुछ उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया जाए फाइनल स्टेट में, तो ईडी करंट पे, ईडी करंट पावर लॉस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हम इनिशियल केस एक मान लेते हैं। इनिशियल केस में मान लेते हैं कि हमारा जो है फ्रीक्वेंसी कुछ रहा होगा, फ्लक्स का कुछ फ्रीक्वेंसी रहा होगा, वो मान लेते हैं क्या रहा होगा? एफ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स जो है वो कितना रहा होगा? हम मान लेते हैं कि एफ रहा होगा शुरुआत में। तो इससे हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? ईडी करंट पावर लॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? वी नो डैट। हम लोग जानते हैं ईडी करंट पावर लॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? मैं यहाँ लिखता हूँ कि अभी जस्ट मैंने लिखा था कि पीई बराबर के ई डॉट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये है फ्रीक्वेंसी, और टाइम का स्क्वायर, और वॉल्यूम, और ये आपका वाट्स, ठीक है। वाट्स ये हो गया। तो यहाँ से मेरा देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी से हमको काम है, फ्लक्स के फ्रीक्वेंसी से। तो पीई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या? फ्लक्स के
स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको देखो बॉक्स में कर दिया। ये आपको ऐसा दिख रहा है कि जो हमारा ईडी करंट पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। ठीक है, तो इनिशियल केस में हमारा फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं एफ रहा है, तो इससे अगर इनिशियल केस में बनाया जाए तो क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ से पीई बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये एक आपका इक्वेशन आ जाएगा इस तरह से। अब बोल रहा है कि सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, यहीं पर बनाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि फाइनल केस में बोल रहा है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स है उसको हम कितना टाइम कर दिए हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स मान लेते हैं कि एफ डैश मान लेते हैं, और एफ डैश बोल रहा है कितना गुना बढ़ गया है, 2 टाइम्स, इनिशियल का 2 टाइम्स बढ़ गया, यही ना बोल रहा है। तो इसको अगर हम अब इस फॉर्मूला में पुट करें, इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, पीई, इसको भी कुछ मान लेते हैं, सेकेंड वाला है तो डैश मान लेते हैं, इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा मान रहे हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर के बीच में रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा एफ डैश का स्क्वायर, यही होगा, और एफ डैश का स्क्वायर है तो पी ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश का मान रखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर, कितना होगा। जब ये हो जाएगा तो देखिए तो हमारा आएगा पीई डैश इक्वल टू 4f आ जाएगा हमारा, हाँ 4f आ जाएगा, 4f का स्क्वायर इतना आएगा। जब इतना तो ये हमको मिल गया क्या, सेकेंड केस से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा कि पी ई डैश का पी ई से डिवाइड कर दे तो हमारा 4f का स्क्वायर बाय, यहाँ था f का स्क्वायर, तो f स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या बचा, पी ई डैश बाय पी ई इक्वल टू 4 बचा, तो पी ई डैश क्या हो गया 4 इंटू पी ई, मतलब पी ई कितना हो गया, तो ये आपका देखो एक वैल्यू आया। तो इसका मतलब क्या है, ये था फाइनल ईडी करंट मतलब ईडी करंट पावर लॉस, यही था ना। तो वो देखिए आप कितना हुआ, 4 गुना बढ़ गया जब उसको हम डबल किए थे, जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल किए थे तो इनिशियल जो हमारा ईडी करंट पावर लॉस से है उसका क्या हुआ, 4 गुना हो गया, कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कितना हो जाएगा सही, राइट, कि इंक्रीजेज 4 टाइम्स, कितना से बढ़ गया हमारा, 4 गुना से ये बढ़ गया, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है 54 क्वेश्चन का, और ये है सेकंड स्लाइड। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फ्लक्स 5 इक्वल टू 1 मिली वेबर passes a strip having an area 200 centimeter square and placed at an angle of 60 degree to the direction of uniform magnetic field. The value of magnetic flux density is। आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्या, एफ का मान दिया हुआ है 1
मिली वेबर, जिसको हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 × 10⁻³ वेबर लिख दिए। और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और आपको एंगल का मान, मतलब थीटा मानते हैं, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ये सब आपको वैल्यू गिवन है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब आपसे बी का मान पूछ रहा है, यही ना, आपसे बी का मान पूछ रहा है टेस्ला में, ऐसा यूनिट क्या, टेस्ला। तो आपसे बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये सारे डाटा से हमको पता चल रहा है कि वी नो डैट फ्लक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी डॉट ए जानते हैं। इसी को अगर डॉट हटाए तो बी ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है, नहीं, फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया। लेकिन डॉट हटाएगा तो कॉस थीटा आता है, आ गया। बस अब देखिए आपके पास बी निकालना है, ये दिया हुआ एरिया भी आपके पास है, कॉस थीटा का भी मान आपके पास है। तो बस इसका वैल्यू यहाँ पुटअप करते जाएंगे, हमारा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं तो लिखते हैं, थोड़ा इसको बी बराबर लिख सकते हैं फाई ए कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया का मान कितना दिया हुआ है, 200, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको क्या है मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे क्या होगा, 10⁻⁻, मीटर में बदलेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और गुना कॉस, और यहाँ से थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड एक ले लेते हैं साफ से। तो हमारा जो है b बराबर दिख रहा है कि 1 × 10⁻³ आया था, और ये 200 इंटू एरिया का मान, और ये आया था इसको 10⁻² मीटर बनाए थे और उसका स्क्वायर किए थे, डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया, तो 10⁻³ ही रखते हैं, और 200 गुना में, अब देखो इसका पावर पे पावर है तो 10⁻⁴ गुना, और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60, तो cos 60 का मान, तो यहाँ पर cos 60 का मान हो गया कितना, हाफ। हम लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पर cos 60 का मान रख देंगे, तो कितना रखेंगे, 1/2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर 10⁻³ और इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁴ में बदल जाएगा, 200 गुना 1/2। तो आप देखोगे तो यहाँ से बचेगा 10 बचेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे क्या है, -4 इतना ऐसे लिखते हैं ना, तो घट गया तो कितना बचा, 1। तो इसलिए यहाँ कितना बचा, 10⁻⁴, जिसे हम 10 भी सिंपली लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय, इस 2 से ये 2 खत्म तो 100, एक जीरो खत्म तो 1/10, मतलब मान आ गया 0.1। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ये था, 0.1, कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा है 0.1, तो क्या हमको लगता है 0.1 तो नहीं आ रहा।
लेकिन सब कुछ मान तो हम लोग ने ठीक रखा है। तो आपका बी बराबर कितना निकल जाएगा, 0.1। हो सकता है कि आंसर गलत हो, तो कितना, टेस्ला। आंसर ठीक है, समझ में आया। बस फॉर्मूला पर रखना है, कंसेप्ट हम लोग को ये होना चाहिए। अगर नहीं ऑप्शन तो कोई बात नहीं है, हम लोग का कंसेप्ट यही है, इससे ज़्यादा तो कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं। बस ये फॉर्मूला बन बन रहा था, ये फॉर्मूला, और इससे हमको बस थोड़ा मॉड्यूल कर दिए फॉर्मूला का, और बस फॉर्मूला बेस था। तो इसमें cos 60 का मान तो हाफ ही होता है, रखने के बाद सॉल्व किया तो नहीं है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सीरीज combination of L and R is connected to a battery of EMF E having negligible resistance. The final value of current depend upon। क्या बोला कि हमारा जो 56 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है एल एंड आर का। ठीक है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का एक सर्किट में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर दोनों एक बैटरी सोर्स से भी कनेक्टेड है, जिसका बैटरी सोर्स का ईएमएफ ई है हैविंग, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको 0 दिया हुआ है, नेग्लिजिबल है। द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड अपन, तो आपको बताना है कि फाइनल वैल्यू ऑफ करंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इस चारों ऑप्शन में किस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, सीरीज में दोनों, और ये हमने एक उसको सप्लाई दे दिया। ठीक है, ये प्लस है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका वोल्टेज बैटरी सोर्स का ये ईएमएफ आपको दिया हुआ है ई। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका इंडक्टेंस है दोनों सीरीज में है। तो और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट का मान पूछ रहा है, यही है ना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ करंट का मान पूछ रहा है, तो हम लोग इससे अगर हमारा ये सर्किट अगर हमारा क्लोज है तो इसमें हमारा क्या फ्लो होगा, इसमें हमारा फ्लो होगा, मान लेते हैं करंट, क्या फ्लो होगा, आई। तो इसमें भी करंट जाएगा हमारा आई, सीरीज है। तो हमारा टोटल वोल्टेज अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, हम लोग जानते हैं अगर वोल्टेज बराबर लिखे तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला के अनुसार V इक्वल टू वी आर, जो इसके क्रॉस में वोल्टेज होगा वी आर, और इसके क्रॉस में भी वोल्टेज होगा वी एल। तो वी आर प्लस वी एल, सिर्फ हम यहाँ वोल्टेज देखना चाहते हैं कि जो टोटल बैटरी सोर्स से वोल्टेज निकलेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो वी आर प्लस वी एल होगा। तो V इक्वल टू वी आर क्या हो जाएगा, इसमें आई जा रहा है और रेजिस्टेंस आर है, तो हमारा हो जाएगा आई आर होगा। अब प्लस, और यहाँ पर वी एल जाएगा, तो वी एल में हम वोल्टेज का क्या फॉर्मूला जानते हैं, इंडक्टेंस में वोल्टेज का फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी, यही जानते हैं ना। तो हमारा यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल वैल्यू ऑफ करंट का मान बताइए। तो फाइनल वैल्यू करंट का मान में क्या होगा, मान लीजिए हम करंट बढ़ाते हैं इसको लिए, क्योंकि हमको इस वोल्टेज को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए मान लीजिए हम करंट को इंक्रीज करते हैं, तो आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस में करंट इंक्रीज करेंगे तो हमारा यहाँ से इसका तो मान हमारा क्या होगा, इंक्रीज करंट में ये बढ़ेगा, लेकिन इसका क्या होगा, घटेगा। ये क्या होता है, इंडक्टेंस उसी समय क्या करेगा, काउंटर बैक करने के लिए ये अपना मान क्या करता है, घटाता है, क्योंकि यहाँ पर एल हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी क्या आगे धीरे धीरे घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसको कांस्टेंट बनाए रखने के, भी को कांस्टेंट बनाए के लिए आई आर तो रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा तो फाइनल
फाइनल वैल्यू जो है हमारा करंट का क्या बचा, V इक्वल टू आई आर बचेगा। ठीक है, इसको अगर मॉड्यूल थोड़ा करे, इसको यहाँ ले जाते हैं तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, होगा। और I इक्वल टू यहाँ पर V है, V जो हमको बैटरी का क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो E बाय आर हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फाइनल ये आपका कैसा करंट है, यही आपका दे रहा है क्या, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है, यही आपका फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है। तो ये देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, बैटरी के ईएमएफ पे और रेजिस्टेंस पे ओनली डिपेंड करता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कैसा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, आंसर 2 राइट। तो आपको समझ में आया होगा, ये पूरा इस तरह से होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 57 नंबर पर। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हमारा यूनिटी है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, तो इस चारों ऑप्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किसके बराबर आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कैसे दर्शाते हैं, यहाँ मैं लिखूं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको हम दर्शाते हैं कैसे, DI बाई DT से। और इसी के बारे में बात हो रहा है कि ये क्या है, यूनिटी है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, DI बाई DT का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना, 1 के बराबर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यहाँ से वी नो डैट कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अगर करंट को हर बार बदला जाए तो उससे एक इंडक्टेंस में क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो उसका वैल्यू फार्मूला क्या जानते हैं, ई, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई बराबर L DI बाई DT। ठीक है, यही आपका क्या, यहाँ से देखो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ आपको 1। तो E बराबर क्या हो जाएगा, L गुना में 1, तो E बराबर क्या हो जाएगा L। तो ईएमएफ डायरेक्टली जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, वैल्यू यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा उसका मान, तो देखेंगे कि ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा इंडक्टेंस में वो उसके कितना इंडक्टेंस से बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 1। देखिए दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर हम 1 कर देंगे, यूनिटी कर देंगे, तो ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली वो बराबर हो जाएगा किसके, इंडक्टेंस के, कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल के बराबर आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो गया 1 वाला। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने ग्रुप सर्कल में, इलेक्ट्रिकल ग्रुप सर्कल में वीडियो को शेयर कर सके, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं शेयर करके, और हमारे साथ और अपने फैमिली को बड़ा करके, फ्रेशर क्लासेस को फैमिली को बिग करके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।